देखिए ये 6.1 एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि जो क्लोरोफिल है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे याद रखिएगा, क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे वो आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम समझिएगा। हमें पहले क्या लेना है, यहाँ पे कोई एक लीफ लेनी है, और यहाँ पर खास बात ये है कि वेरीजेटेड लीफ लेनी है। वेरीजेटेड लीफ का मतलब होता है जिसमें हर एक जगह पर इक्वल ग्रीन नहीं होना चाहिए। कहीं पर ये ग्रीन वाला पार्ट है और यहाँ पर नॉन ग्रीन वाला पार्ट है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये तो पता चले कि क्लोरोफिल अगर इस पॉइंट पे है, सपोज ये क्लोरोफिल यहाँ दिख रहा है और यहाँ क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है, तो जब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको ये तो पता चलेगा कि कौन से पार्ट में फूड बना है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसे मैं क्या कह रहा हूँ कि वेरीजेटेड लीफ इसीलिए लेनी है ताकि पता तो चले किस पार्ट में फूड बनता है और किस पार्ट में फूड नहीं बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर दोनों जगह पे फूड बना, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं इंपॉर्टेंट है। और अगर इस केवल ग्रीन वाले पार्ट में फूड बना तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। इसी की ही वजह से अपना जो है फूड बन पाता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस वहां पे हम लोगों को पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमको एक प्लांट लेना है, कोई भी मनी प्लांट हो या क्रॉटन का पौधा हो। फिर उसके बाद उसको 3 दिनों तक अंधेरे में रख देना है, एकदम डार्क रूम में। क्यों? क्योंकि जो भी बना हुआ स्टार्च था, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 आवर। अब वापस उसी प्लांट को उठा लो और बाहर रख दो 6 घंटे के लिए। अब बोलो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी तक जो भी स्टार्च था वो खत्म हो गया था। तो अब जो भी स्टार्च बनेगा वो एकदम दिखाई देगा। जैसे पहले यहाँ बिल्कुल भी कहीं पे भी स्टार्च नहीं बचेगा, इस पूरी लीफ में स्टार्च खत्म हो जाएगा, कहीं पे भी नहीं होगा। अब क्या होगा, जब हम 6 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रखेंगे तो स्टार्च कौन सा पार्ट बना पा रहा है वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमने इसीलिए इसको 6 घंटे लाइट पे रखा। अब हमने वो पत्ते को तोड़ लिया और हमने ग्रीन एरिया जो भी था उसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने का मतलब ये होगा कि हम उस पे एक ऐसा पेपर जैसा ऊपर रखेंगे, उसके एक वाइट पेपर जैसा वो रखेंगे, ट्रेस पेपर। और जो जो एरिया ग्रीन होगा उस एरिया को हम मार्क कर लेंगे कि ये एरिया ग्रीन था, ये एरिया ग्रीन था, ये एरिया ग्रीन था, ऐसे करके हटा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बाद में ब्लीच हो जाएगी लीफ। ब्लीच मतलब कि कलर चला जाएगा उसका, तो पता ही नहीं चलेगा कि ग्रीन कहाँ था। तो उस तरीके से एविडेंस रखने के लिए कि भाई यहाँ यहाँ पर ग्रीन कलर था और हमको यही नोटिस करना है कि उसी जगह पे ही जो है स्टार्च होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करना, बाद में रिजल्ट को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। अब आ रहा है मेन प्रोसेस, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। क्या करने वाले हम लोग, यहाँ से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। पहली स्टेप, यहाँ पे हमने उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, उबलते हुए पानी में कुछ मिनट के लिए। अब ऐसा क्यों किया? 2 वजह है यहाँ पे। पहला तो उसका जो सेल वॉल था वो रप्चर हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल। दूसरी वजह, जो उसका स्टार्च था, जो उसका स्टार्च बना हुआ है, उसने बनाया है, वो स्टार्च सिंपल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम आगे चल के उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन कभी भी स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। याद रखना, अगर आपके पास कच्चे चावल हैं, आप उसमें आयोडीन डालिए तो वो कभी भी अपना रंग नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बॉइल्ड राइस है और आप उसमें आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक जैसा होने लगेगा। याद रखिएगा उन चावलों का। यानी स्टार्च के साथ में आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगा, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो हमने क्या किया, उसको पहले बॉईल कर लिया। 2 वजह मैंने रिपीट कर दी कि पहला सेल वॉल रप्चर करने के लिए, दूसरा उसके स्टार्च को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अभी 2 चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला उसको ट्रेस करना है
दूसरा उसको बॉईल करना है। अब तीसरा काम है उसको एक कंटेनर में डालना है जो कि अल्कोहल होगा, उसमें डाल दिया हमने, नया कंटेनर लिया। अब हमने उसी कंटेनर के सहित में क्या किया, जैसे कि एक ये कंटेनर है हमारे पास में जिसमें अल्कोहल है और हमने उसको उसमें डाल दिया, तो ये लीव इसके अंदर हमने रख दी भाई, ठीक है, रख दिया गया। लीव जो है इसके अंदर ऐसे रख दी गई। अब हमने क्या किया, इसके बाहर से एक और कंटेनर लिया, इसके आउटर साइड से, यानी कि एक कंटेनर और लिया हमने ऐसे, और उस कंटेनर में भर देंगे हम पानी, यानी हम यहाँ पे सब जगह पे क्या भर देंगे, पानी। और अंदर वाले कंटेनर में भरा हुआ है अल्कोहल, ये अंदर वाले कंटेनर में यहाँ पे भरा हुआ है अल्कोहल। और अब हम बॉईल करेंगे, तो बॉईल करना है तो नीचे से करना है बॉईल, मतलब इसको अब हीट देनी है, इसको हीट देंगे हम जब यहाँ से। तो अब देखो, हम डायरेक्ट अल्कोहल वाले कंटेनर को इसके ऊपर क्यों नहीं रख रहे थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, वो जल जाएगा, फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है हीट के लिए। तो अब क्या करेंगे, पहले पानी को बॉईल करेंगे, उस उबलते हुए पानी में एक कंटेनर रख देंगे, ताकि जैसे स्टीम कराते हैं हम लोग, जैसे हम लोग इडली बनाते हैं वो करते हैं, तो डायरेक्ट इडली को धूप उसमें नहीं रखते तवे के ऊपर, उसको स्टीमर में रखते हैं ताकि उस भाप में पके धीरे धीरे वो। तो ये कंटेनर उसी तरीके से अल्कोहल भी बॉईल होने लगेगा। तो अब चार स्टेप पढ़ा चुका मैं। पहला, उसको क्या करो, तोड़ लो, उसको ट्रेस करो। दूसरा, उसको बॉइलिंग वाटर में डालो, क्यों डालो मैंने बता दिया। तीसरा, उसको अल्कोहल वाले कंटेनर में डालो। चौथा, उसको आप पानी के ऊपर रखो, बॉइल वाटर के ऊपर, अल्कोहल वाले के ऊपर, धीरे धीरे उसको वाटर बाथ देना है, धीरे धीरे उसको हॉट वाटर हीट टिल द अल्कोहल बिगन द बॉइल, यानी उसको वाटर बाथ देते जाओ, तब तक देते जाओ जब तक वो बॉइल ना होने लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया भाई, व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जो अल्कोहल सॉल्यूशन में वो था, उसका कलर क्या हो गया, और दूसरा उसका लीफ का कलर क्या हो गया। तो मैं यही ब्लीचिंग प्रोसेस की बात कर रहा था, यहाँ पर वो कलर चला जाएगा, पूरी लीफ लगभग लगभग सेमी ट्रांसपेरेंट या थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट जैसी हो जाएगी वो। और जो कंटेनर का जो उसका जो अल्कोहल का कलर है, वो थोड़ा थोड़ा डार्क ग्रीन जैसा होने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो उसमें से निकल के बाहर आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लोरोफिल का नेचर ही ऐसा है, उसका मतलब अल्कोहल क्लोरोफिल के साथ ऐसा बाहर रिएक्ट करेगा वहां पे। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप, अब हमें उसको उसमें रखना है। नाउ डिप द लीव इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन में रख दिया हमने, और अब हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीव एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीव डन द बिगिनिंग। अब हम कंपेयर कराएंगे कि किस एरिया में डार्क हुआ है, ब्लू ब्लैक किस एरिया में हुआ है, तो उसी एरिया में ब्लू ब्लैक हुआ है जिस एरिया में वो उसके पास में ग्रीन कलर था। तो हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसी एरिया में ही स्टार्च बना है जिस एरिया में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर हो गई खत्म, ठीक है ना। यहाँ पर एक टॉपिक स्टोमाटा को भी लेके है। स्टोमाटा, आपको ये समझना है कि स्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जैसे लीफ का डोर होता है, ये इसको कंट्रोल करता है ये गार्ड सेल्स, जो स्टोमाटा की कंट्रोलिंग सेल्स हैं, ये ओपन होंगी तो ही स्टोमाटा ओपन होगा। तो आपको बी पॉइंट से समझना स्टार्ट करना है, पॉइंट नंबर बी, यहाँ से ये क्लोज स्टोमाटा है। अब ये ओपन कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे आपको जो अगल बगल में जो सेल दिखाई जा रही ग्रीन कलर की सेल्स, इनका भी नाम बता देता हूँ। इनको एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। एपिडर्मिस जो हम लोगों ने पढ़ी थी, याद रखो, लीफ पे डायग्राम में ऊपर एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मल सेल्स के बीच में स्टोमाटा है, यानी कि गार्ड सेल्स हैं। अब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या होगा कि जब सनलाइट आएगी सुबह सुबह, तो सनलाइट सबसे पहले ये स्टोमाटा पे भी पड़ती है। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं, इनके पास भी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जैसे ही सनलाइट आएगी मॉर्निंग में, सबसे पहली सनलाइट आएगी, तो पूरी लीफ अभी तो बंद है, अभी वो खुली नहीं है पूरी लीफ, पर जब तक गार्ड सेल्स ओपन नहीं होगा तब तक CO2 अंदर नहीं आएगी। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, जब हमने लाइट डाली या सनलाइट पड़ी, तो क्लोरोप्लास्ट के पास में यहाँ पर जो सेल है, गार्ड सेल्स हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। समझो बात को, मतलब थोड़ी थोड़ी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। अब जो रिजर्व में जो CO2 होती है इनके पास में, रिजर्व CO2 कहाँ से आएगी वो आपको मैं और भी बताऊंगा आगे वाले चैप्टर में, टॉपिक में, रेस्पिरेशन में, उसमें मैं बताऊंगा। पर इतना याद रखो कि लाइट पड़ने से जो रिजर्व CO2 है वो यूज में आती है और वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जो गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनेगा, देखो मैं रेड से डॉट डॉट करके शो कर रहा हूँ, अभी ग्लूकोज बन गया है, देखो यहाँ ध्यान से, अंदर ग्लूकोज बन गया है। अब आप जानते हो कि ग्लूकोज बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाई चाहिए और वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। अब वाटर कहाँ से आएगा, वाटर इसी एपिडर्मल सेल से आएगा, इसके अंदर आएगा, अंदर आएगा भाई, वाटर आ रहा है। तो जब वाटर अंदर आ रहा है, यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है, तो इनमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि पहले ग्लूकोज नहीं था, अभी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ज्यादा हो गया है तो पानी कम हो गया है। अब पानी कम हुआ तो और पानी अंदर आएगा, अब पहले से ज्यादा पानी अंदर आ जाएगा क्योंकि पहले ग्लूकोज अंदर नहीं था। तो कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ज्यादा हमें पानी डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? अच्छा, यहाँ पर जब ज्यादा पानी अंदर आ जाएगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग क्रिएट होगी, मतलब ये सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। कौन सी सेल, गार्ड सेल्स। और जैसे ही ये सेल फूलेगी तो ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी जैसे ये बगल वाली है, और ये बीच में से ऐसे गैप क्रिएट करेगी, ये देखो बीच में गैप क्रिएट कर रही है, दोनों ओपन हो रहे हैं। तो स्वेलिंग होने से इनके बीच में गैप क्रिएट होता है। एक और वजह है, आप इसको जरा ध्यान से नोटिस करिएगा कि जो इनर वॉल है, इनर वॉल जो है गार्ड सेल्स की, आप इस पे ध्यान देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड लाइन से। इनर वॉल जो है, ये मोटी वाली वॉल जो येलो कलर की बनी हुई है, अब ये देखिए बाहर की वॉल से थोड़ी ज्यादा थिक है, ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है। तो आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल थिक है, तो जब प्रेशर लगता है, सपोज ये स्वेलिंग क्रिएट कर रही होगी, ये सेल के अंदर स्वेलिंग हो रही होगी, तो जब प्रेशर लगेगा तो किस दीवार पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, पतली वाली दीवार पे, बाहर की तरफ को। भाई एक हार्ट शेप बलून है, एक हार्ट शेप का जो बलून होता है वो हार्ट शेप क्यों ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो थिकनेस होती है बलून में रबर की, वो बाकी की जगहों से थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो प्रेशर यहाँ लगना चाहिए वो प्रेशर रिवर्ट होके इस तरफ चला जाता है, वो प्रेशर रिवर्ट होके इस तरफ चला जाता है। उसी तरह से ये प्रेशर रिवर्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये थिकनेस की वजह से ये इसको बाहर की तरफ धकेल रही है कि हम तो नहीं चेंज होंगे, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। तो ये पतली वाली दीवार को धक्का मार देता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखी है, यहाँ पर लैंग्वेज हम रीड करेंगे, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द pores is a function of the guard cell. The guard cells swell when the water flow in them, causing the stomata pore to open. Similarly, the pore get closed if the guard cells shrink. सीधी सी बात है, अगर सारी प्रोसेस रुक जाए, यानी लाइट पड़ना बंद हो जाए, तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगी गार्ड सेल्स के अंदर, स्टार्च बनना बंद हो जाएगा, ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा, तो पानी का आना बंद हो जाएगा। पानी जब अंदर नहीं आएगा तो स्वेलिंग क्रिएट नहीं होगी, स्वेलिंग क्रिएट नहीं होगी तो सेल अपने आप धीरे 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 श्रिंक हो जाएगी। तो ओपनिंग होने को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले सनलाइट आई, गार्ड सेल्स पे पड़ी, क्लोरोप्लास्ट है जो गार्ड सेल्स का, उसने अंदर फूड बनाना चालू कर दिया। तो जो फूड बनेगा वो क्या है, यहाँ पर फूड बनेगा गार्ड सेल्स के अंदर, और उसकी वजह से वाटर ज्यादा अंदर आएगा, पहले से वाटर अभी ज्यादा अंदर आने लगेगा, बगल वाली सेल से वाटर अंदर की तरफ रश करेगा। तो रश करने से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा,
और प्रेशर से ये स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल होने से ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने की बात यहाँ पर ये भी सपोर्ट करता है कि जो थिकनेस है वो इनर साइड की वॉल में आउटर साइड की वॉल से ज्यादा होती है, इसलिए इनर साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो वो एकदम ऐसे बाहर की तरफ को प्रेशर को रिवर्ट कर देता है, इस वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। ठीक है, और क्लोज करना है तो हम सबसे वही पहला काम करेंगे कि लाइट चली जाएगी, जब शाम हो जाएगी तो जब लाइट गई तो सारा काम बंद, बस बात खत्म, है ना। ओके, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्टिविटी नंबर 6.2 में हमें कार्बन डाई के इम्पोर्टेंस को पढ़ना है कि कार्बन डाई कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ 2 प्लांट लिए और उन दोनों प्लांट को हमने क्या किया, पहले हमने अंधेरे में रखा, वही सब कुछ सेम जो हमने पहले किया था, अंधेरे में रखा और उसके बाद 6 घंटे के लिए उसको धूप में रखा। अब यहाँ धूप में रखने से पहले हमें क्या करना है, दोनों को बेल जार से ढक देना है। बेल जार से ढकेंगे क्यों, क्योंकि बाहर की CO2 अंदर नहीं आनी चाहिए, याद रखना इस बात को। तो आप सोचोगे सर फिर उसको CO2 मिलेगी कहाँ से, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। रूट से प्लांट CO2 छोड़ते हैं और स्टेम से प्लांट CO2 छोड़ते हैं, याद रखना इस बात को। जबकि लीफ से वो O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन स्टेम और रूट से वो CO2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते वहां से, याद रखना इस बात को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूट से CO2 बाहर निकलती है और स्टेम से CO2 बाहर निकलती है, जबकि लीफ से CO2 नहीं, O2 बाहर निकलती है दिन में, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ से CO2 निकलेगी, वो ये वापस ले लेंगे यहाँ से, मरेंगे नहीं वो। तो अच्छा, अभी हमने क्या किया, दोनों को बेल जार से बंद कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था बेल जार से बंद करने का, कि बाहर से कार्बन डाई अंदर न आ पाए। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। अब ये क्यों रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि जो भी CO2 थी हमारे पास में वो ये ऑब्जर्व कर लेगा। और अब हमने वही सब कुछ काम करना है हमको, इसको भी हमको बॉइलिंग वाटर, इसकी लीफ को 6 घंटे के बाद तोड़ लेना है, 6 घंटे धूप में रखना है, साथ में ही रखना है KOH के, और बंद करके रखना है। और 6 घंटे बाद लीफ को वही सब कुछ करना है कि उसको बॉईल करना है, फिर अल्कोहल से वॉश करना है, फिर आयोडीन से टेस्ट करना है। और जब आयोडीन से टेस्ट करोगे तो आपको वही सब कुछ रिजल्ट मिलेगा, एक लीफ ज्यादा डार्क मिलेगी और एक लीफ कम डार्क मिलेगी। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं, ए वाले कंटेनर की लीफ कम डार्क मिलेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन डाई उसको कम मिली है। जब कार्बन डाई कम मिलेगी तो सीधी सी बात है कि उसने अपने लिए फूड भी कम बनाया होगा, क्योंकि CO2 एज अ रॉ मटेरियल है जो काम में आता है फूड के बनाने के लिए, ये बात आप जानते हैं। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ए वाले एक्सपेरिमेंट से, यानी ए वाले कंटेनर से हमको ये प्रूव हो गया कि जो कार्बन डाई है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है, इन्हें लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. This is taken up in the form of inorganic nitrate or nitrites, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल जो है आपका लीफ में पाया जाता है, बाकी भी ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो अल्टीमेटली हमको क्लोरोफिल समझ गए हैं हम लोग, कहाँ कहाँ होता है, थैलाकोइड वगैरह वो हमने आपको बताया था, वहां होता है और वो एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट होता है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अब याद करो आपको जब मैंने रिएक्शन समझाई थी यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो इसका हाइड्रोजन यानी कि H कहाँ चला जाता है, इस CO2 के साथ चला जाता है। यही तो मैंने पढ़ाया था, और ये जाके कन्वर्ट होके ये बन गया। देखो ये H जो है इस CO2 के साथ में ऐड हो गया, है ना। यानी ये जो H यहाँ से क्या निकला, H निकला और O निकला, O निकला और H निकला। अब ये H क्या होगा, इस CO2 के साथ जाके जुड़ जाएगा ये H, और ये जाके आगे चल के क्या बन जाएगा, C6H12O6। H जो यहाँ से निकला वो C और O के बीच में जाके जुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन डाई के साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा। वो आपको मैं अगला पॉइंट समझाने वाला हूँ। और अब ये देखो ऑक्सीजन भी यहाँ से निकलती है, और ये ऑक्सीजन जो निकली वो देखो ये निकली है यहाँ इधर, वो ये ऑक्सीजन निकल गई ये। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि हाइड्रोजन वाटर जो स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन स्प्लिट होता है, उसका किया क्या जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट सारे के सारे समझ में तो आ ही गए होंगे, है ना। अब थर्ड पॉइंट देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा वो, उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, ये पॉइंट तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि कार्बन डाई CO2 के साथ में इसको रिडक्शन किया जा रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आगे चल के आपको यही पढ़ाया जाएगा। अब अच्छा चलो एक और बात सुन लो, these steps do not take place other after immediately, for example desert plants, इसमें थोड़ा अलग होता है। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि नाइट में अपनी स्टोमाटा ओपन करते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रात में, और दिन में उसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, डेजर्ट प्लांट अगर दिन में अपना यूज करेंगे, खोलेंगे स्टोमाटा, तो मतलब कार्बन डाई लेने से ज्यादा उन्हें लॉस हो जाएगा, किस चीज का, वाटर का। हाँ, तो वो वाटर को रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना रात में कार्बन डाई एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेंगे बाइकार्बोनेट आयन का HCO3 के नाम का, और उसे वो बाइकार्बोनेट आयन को यूज करेंगे दिन में, कार्बन डाई को रिलीज कर देंगे दिन में, हाइड्रोजन से अलग कर देंगे, और उसी से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, और ये हो गया टॉपिक खत्म। आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो थाइलाकॉइड्स दिए गए हैं, इन्हें आप जानते हैं भाई, ठीक है। थाइलाकॉइड्स को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होते हैं। अब थाइलाकॉइड्स में देखिए लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, हाँ हो रही है, थाइलाकॉइड में लाइट एब्जॉर्ब हो रही, ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब देखो थाइलाकॉइड में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और उसी जगह पे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर आ रहा है, ये भी आ गया समझ में। अब जब थाइलाकॉइड में अंदर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर वो स्प्लिट हो जाएगा। यहीं पर वो सेकंड पॉइंट हो रहा है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो स्प्लिटिंग होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पर से वो निकलता है क्या, H निकलता है उसमें से, और क्या निकलता है, O निकलता है। अब O आप बाहर जाते हुए देख लेंगे कि देखो O एटमॉस्फेयर में चला गया, मतलब O चला गया, मैं इसको ATM लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेयर का मतलब ATM, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला गया। अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया हम लोगों को कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, थैलाकॉइड में लाइट एब्जॉर्ब होती है। इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है, इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। समझ में आ गया भाई, बहुत आसान लग रहा है ये तो, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन क्या है, जिसमें लाइट इस्तेमाल हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। यानी एनसीईआरटी में जो 2 पॉइंट लिखे हैं ऊपर वाले, वो दोनों किस में आएंगे, लाइट रिएक्शन में आएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा था एनसीईआरटी में सेकंड में, फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल एनर्जी, वो नहीं समझ में आया होगा, वो कहाँ पे है, वो हम समझा देते हैं। यहाँ पे एक एनर्जी जैसा फॉर्म होता है, यहाँ पर आप इसे नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी हो तो आप ओपन कर लेना, सेकंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसमें यही लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो केमिकल एनर्जी है क्या, ये है वो केमिकल एनर्जी।
NADPH और ATP। हाँ ये तो चल गया, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया ATP और NADPH है, पर अभी ये नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है। जैसे इतना तो पता चल रहा, दिख रहा है हमको कि ये लाइट रिएक्शन से बाहर आता हुआ दिख रहा है, देखो ये एरो से शो हो रहा है कि ये चीज बाहर निकल रही है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि NADPH और ATP है क्या और आया कहाँ से। तो वो भी हम समझा देते हैं आपको, NADPH और ATP कहाँ से आया। पहले उसको समझने के पहले आपको ऊपर देखना पड़ेगा। आप ऊपर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, NADP लिखा हुआ है और ADP लिखा हुआ है। NADP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, निकोटिनामाइड। मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, निकोटिनामाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनोसाइन ट्राई न्यूक्लियोटाइड, सॉरी एक मिनट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हाँ, निकोटिनामाइड एडेनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड, सॉरी ट्राई नहीं, डाई होगा, सॉरी माय मिस्टेक, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि NAD होगा ना यहाँ पे, NAD, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, है ना। डाई न्यूक्लियोटाइड एक साथ आएंगे वर्ड, ये बात याद रखना, डाई न्यूक्लियोटाइड एक साथ वर्ड आएंगे। तो ये बात आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी, ये रटने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये और देखो ADP दोनों अंदर जा रहे हैं, ये देखो 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 देखो, ये दोनों अंदर जा रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और एक निकोटिनामाइड एक कैरियर मॉलिक्यूल है। कैरियर का मतलब होता है जो कोई जैसे टैक्सी के जैसा काम करता है, और ये इसको पकड़ के ले आएगा, किसको, NADPH जो है पकड़ के ले आएगा H को, जो H यहाँ पर रिएक्ट हुआ था, याद रखो, H जो ब्रेक हुआ था ना, यानी हमने NCERT में समझा अभी तक कि हाइड्रोजन जुड़ता है कार्बन डाई से, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट है NADPH, ये अपने साथ में H लेकर आएगा, और आप समझ लो यहाँ पे ये H यहाँ से डोनेट कर देगा, इसको दे देगा, और ये H चला जाएगा इसके अंदर। और आप ऊपर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से CO2 इंटर कर रहा है, देखो यहाँ ध्यान से CO2 इंटर कर रहा है, और उसी CO2 में ये H जुड़ जाएगा और ये निकलेगा लास्ट में शुगर बन के। तो इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं, या हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। डार्क रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मतलब ये लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसको भी एनर्जी मिल रही है, और इसको एनर्जी कौन दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है ये ATP मॉलिक्यूल, ATP। अभी ATP कहाँ से बना था, ऊपर देखो ध्यान से, ADP, और ये अंदर गया था तो ATP बन के निकला था, और ये इधर गया था इसके पास। तो यहाँ तक ओवरव्यू मैंने कंप्लीट कर दिया। इसी टॉपिक को मैं और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में।